UF Ryzen 550 600 वो जो है हीट हो जाता है काफ़ी, और वो 90-95 डिग्री तक चला जाता है। तो ये मैंने बहुत रिसर्च, जो 4 कोने जुड़े हुए होते हैं ब्लैक वाला जो है, और जो इसके अंदर AMD का था वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया है। स्टॉक कूलर मिलता है, ये स्टॉक कूलर है, ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है, मैंने निकाल के रख दिया है। दो फ्यूज़ 5, तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं, शायद इससे कुछ ठीक करके आती है। ये लगभग 500 रुपीज़ की आती है, 3 ग्राम की। और ये इसके साथ एक ग्रीस क्लीनर मिलता है, जो में किसी ने लिखा भी नहीं है, कुछ मैनुअल में भी नहीं है, और ना कहीं मैंने इस बारे में देखा है इंस्टॉलेशन करते टाइम किसी ने ये चीज़ बताई हो। था तो इशू मेरे को समझ में आया, तो मैं अब इसको पेज को खोल के पलट के लगाऊंगा। प्लेट आप देखोगे आराम से लग जाएगी। साथ में फ्री मिलती है, और वो भी लगभग 3 ग्राम के आसपास की ट्यूब होती है, तो 500 की तो ट्यूब फ्री मिल जाती है हमारे को। मैंने पहले पी वाला भी बनाया था, गोल मटर वाला, वो भी ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे। अब मैंने इसको जो है टाइट कर दिया है, क्योंकि एक बार मेरे को दोबारा पेस्ट लगानी पड़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्लेट नीचे गिर जाती है तो वो टाइट नहीं हो रहा था। इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है आपको, ये पंखा आप देख रहे हो, इसमें ये ब्रैकेट है, जो ये स्टील का ब्रैकेट जो है, मैं खोल के ना ये तारे इसके आर पार करूँगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आप, अब दूसरी एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आप इसमें नोटिस करना, कि अभी मैं तार लगाता हूँ इसमें ये तो सीधा जाएगा CPU फैन में, और ये दोनों फ़ैन में जाएंगे डायरेक्ट। ये एक लाल है और एक ब्लैक है। ये क्यों है लाल और ब्लैक है मैं बता देता हूँ। लाल जो है ये मास्टर कनेक्टर है, और जो ब्लैक वाली है वो नॉर्मल कनेक्टर है। लाल के अंदर 4 वायर है और ब्लैक में 3 वायर है। लाल वाली जो है वो आगे वाले फ़ैन में लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो है मदरबोर्ड को टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन देती है कि कितने RPM पे पंखा चलना चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो है दोनों पंखों की स्पीड एडजस्ट होती है। जिस हिसाब से ये एयर कूलर गर्म होगा, प्रोसेसर गर्म होगा, उस हिसाब से आगे वाला पंखा जो है ये टेम्परेचर भेजेगा मदरबोर्ड को। ये ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करके, और ऊपर जो एलुमिनियम की फिन्स है उसके ऊपर चढ़ जाता है ये मैं चेक कर रहा हूँ कि जो नीचे रैम लगी है उसके साथ टच तो नहीं हो रहा। ये इसको हल्का सा मैं ऊपर कर दूँगा। वैसे ये रैम मैंने जब ली थी तो मैंने ये भी चीज़ सोच के ली थी कि इसका जो क्लियरेंस है ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी हाइट बहुत कम है, लो प्रोफाइल रैम है इसकी। जो कॉर्सैर की वेंगियंस आती है इसकी हाइट बहुत कम होती है, ताकि बाद में एयर कूलर वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो। इसकी जो टोटल एयर कनेक्टर देख रहे हो, ये बिल्कुल प्रोसेसर के पास होता है, जहाँ पे आपका CPU फैन लगा होता है। एक आगे है J Rainbow 1, एक दूसरा है J Rainbow 2। J Rainbow 1 थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा उस पर। और J Rainbow 2 जो है वो जहाँ MSI लिखा है उसी साइड पे, बिल्कुल कॉर्नर पे है नीचे की साइड। मैं इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये तार मेरे को टाई नहीं करनी पड़ेगी कहीं पर भी, और जो दूसरी मदरबोर्ड की वायर्स है उसके पीछे से ये पतली वायर है, मैं ले जा के और इसको J Rainbow 2 में सीधा लगा दूँगा। ये J Rainbow में लग गई है। अब ये जो पंखे वाली वायर्स है, इसको मैंने पीछे बैक पैनल की तरफ ले जा करके, और इसको ये टाई बैंड जो है इससे बांध दिया है, जो साथ में तार के मिलता है। इसमें तार लगी हुई थी तो वही मैंने खोला था, वही मेरा यूज़ हो गया इसमें, और बहुत अच्छे से टाई हो जाता है, क्योंकि जैसे चार्जर वगैरह में मिलता है हमारे को उसी तरीके का टाई होता है ये। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इसको दबा के देख लिया, ये बॉडी से दूर है, कोई ऐसी बात नहीं है, बॉडी से फर्स्ट क्लास दूर है ये। तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया। तो ये हाइपर 620S मैंने कूलर ऑर्डर करा था, डबल टावर और डबल फ़ैन वाला ये कूलर है, और ये अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा जो CPU है Ryzen 550 600 वो जो है हीट हो जाता है काफ़ी, और वो 90-95 डिग्री तक चला जाता है। तो ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद जो है परचेज़ किया है। इससे पहले मैंने H212 सिंगल टावर वाला लिया था, बट उसमें जो है टेम्परेचर 90 के आसपास रहता है, 90 से 80 हो जाएगा, बस 20 डिग्री कम नहीं होएगा, इसलिए मैंने ये डबल टावर का प्रेफर किया है। इसमें हम देखेंगे ये मैनुअल और ये सामान हमें साथ में मिलता है। इसमें ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये इंटेल में लगता है ब्रैकेट, जो 4 कोने जुड़े हुए होते हैं, ब्लैक वाला जो है। और जो इसके अंदर AMD का था वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया है। और जो ब्रैकेट 2 सिल्वर थे वो भी लगा दिए, और ये पेच भी इंटेल के हैं, AMD वाले मैंने लगा दिए। ऊपर से टाइट करने वाले 4 स्क्रू आते हैं, वो दोनों में कॉमन होते हैं, वो दोनों में एक ही जैसे होते हैं। और इसका जो है एक AMD का जो ओरिजिनल हमारे को स्टॉक कूलर मिलता है, ये स्टॉक कूलर है,
ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है, मैंने निकाल के रख दिया है। मैंने इसमें जो है एक नई पेस्ट खरीदी थी कूलर मास्टर की, क्राइज़ो फ्यूज़ 5, तो मैंने कहा एक बारी देख लेते हैं, शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। बट इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 2-4 डिग्री का फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो हीट जो है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कूलर, ये जो है स्टॉक कूलर। इस वजह से मुझे फिर लेना पड़ा। और पहले मैंने 212 लिया था, बट मैंने फिर वो रिटर्न किया, क्योंकि उसमें 10 डिग्री तक ही फ़र्क पड़ता है, जो कि मैंने रिसर्च करी थी पूरी। तो वो 90 से 80 के करीब हो जाता, 78 हो जाता, बट मुझे थोड़ा और नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने फिर वो वापस करके ये मंगाया। तो इसमें लगभग 70-75 के बीच में ही रहता है हैवी लोड पे, क्योंकि मेरी एडिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैंने इसी को प्रेफर करा है। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी मैं इसको आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से होगा ये। और अगर आप जो है कोई कूलर अपना देख रहे हैं अपने कंप्यूटर के लिए, तो बहुत अच्छी चॉइस है। ये मैंने ऑलरेडी निकाला है, ये क्राइज़ो फ्यूज़ की मैंने ख़रीदी थी, जो आप देख रहे हैं ब्लैक पैकिंग में। ये क्राइज़ो फ्यूज़ 5 करके आती है। ये लगभग 500 रुपीज़ की आती है, 3 ग्राम की। और ये इसके साथ एक ग्रीस क्लीनर मिलता है, जो सीपीयू के ऊपर जो पेस्ट पहले की होती है उसको साफ़ करने के लिए। इसको अभी मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ी सी बाहर भी निकल गई थी, ये पर्पल कलर की होती है, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ी सी इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लेना। अब ये साफ़ हो चुका है अच्छे से। थोड़ा सा इसमें और रह गया, तो इसमें और कर देते हैं। अब ये ब्रैकेट में देख ले तो कौन सा लगेगा। इसमें ये लंबा वाला ब्रैकेट जो है ये नहीं लगेगा, छोटे ब्रैकेट लगेंगे इसमें। ये छोटे लगेंगे इसमें ब्रैकेट, ये बड़े वाले हैं, ये नहीं लगेंगे। इसके नीचे से प्लेट जो है नीचे को गिर जाती है, तो उसको उठाना पड़ेगा हाथ से। मैंने पीछे का पैनल हटा दिया है इसका। अभी हम पीछे से इसको प्लेट को हाथ से जो है पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे, ताकि ऊपर से हम नट को टाइट कर सकें। तो ये प्लेट आ गई है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, ये ऊपर आ गई है प्लेट। अब इसमें इंस्टॉलेशन में 2 दिक्कत आई थी मुझे, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बड़ी इजीली सबको आ सकती है। इसमें ये मैं जो नट टाइट कर रहा हूँ, इसमें नट में और जो पीछे की प्लेट है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जो कंपनी ने जान के रखा है। और इसकी वजह से ये मदरबोर्ड पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और ये जो गैप है, इसकी वजह से ना ये प्लेट पेच पूरा टाइट होने के बाद भी नीचे को गिर जाती है। अब इससे मैं बताऊंगा आगे चल के कि वो कूलर लगाने में इसमें क्या इशू आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि प्लेट मैंने लगाई, तो वो इस पर सही नहीं बैठ रही थी, तो मुझे इसको फिर दोबारा खोल के पलट के लगाना पड़ा। मतलब ये जो पेच मैं लगा रहा हूँ अभी, ये पेच जो है, इसमें एक चूड़ी एक साइड से मोटी है, एक साइड से पतली है। तो जो मोटी वाली साइड है वो पीछे की साइड जाएगी, जो मदरबोर्ड की प्लेट है पीछे की। पतली वाली साइड ऊपर को जाएगी, जहाँ पर वो सिल्वर कलर की स्टील की पत्ती मिलती है हमारे को। तो पतली साइड आपने ऊपर रखनी है, ताकि वो आराम से लग जाए। अभी मैंने फिक्स करा है, अभी मुझे ये पत्ती ढंग से नहीं लगेगी, मुझे फिर खोलना पड़ेगा इसे। फिर मैंने मैनुअल देखी है, और इस चीज़ के बारे में किसी ने लिखा भी नहीं है, कुछ मैनुअल में भी नहीं है, और ना कहीं मैंने इस बारे में देखा है इंस्टॉलेशन करते टाइम किसी ने ये चीज़ बताई हो। और दूसरी चीज़, आप पेचकस देख रहे होंगे, एक जो स्टॉक, ये जो कूलर है एयर कूलर, उसमें जो पेचकस होता है टाइट करने के लिए, वहाँ पर भी एक चीज़ है जो आपको पॉइंट जो है नोटिस करने वाला है इंस्टॉलेशन करते टाइम, बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने देखा तो इशू मेरे को समझ में आया, तो मैं अब इसको पेज को खोल के पलट के लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर से जहाँ मोटा है वहाँ से वो प्लेट स्टील की आर पार नहीं हो रही, जहाँ पतला है वहाँ से हो रही है। तो अब इसको मैं उलट के लगा रहा हूँ।
अब ये टाइट हो गए हैं सही से। अब ये प्लेट आप देखोगे आराम से लग जाएगी। इसका ये 4 पेच मिलते हैं, स्क्रू होते हैं 4 ऊपर से लगते हैं ये, और ये कॉमन होते हैं इंटेल में और AMD में 4 ही होंगे। ये आप चाहे AMD का लगाओ चाहे इंटेल का लगाओ, ये सेम स्क्रू चारों के ऊपर लग जाएंगे प्लेट के ऊपर। इसको जितना हाथ से टाइट हो करके, और एक बारी पेचकस से भी हल्का सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक फुल टाइट होने के बाद ये अपने आप ही मुड़ेगा नहीं, अपने आप फुल टाइट हो जाता है। हल्का सा पेचकस से आप इशारे से करोगे तो जब पूरा टाइट होगा तो वो आगे हिलेगा ही नहीं ज़्यादा। उसके अंदर जितनी जगह है ब्रैकेट में उतना ही टाइट होगा वो। टाइट अच्छे से हो गए। देखो ये ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप है इसमें। अब इसमें कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि क्या दिक्कत होती है। मैंने पहले जब लगाया था तो उसमें मेरे को दोबारा निकालना पड़ गया था, क्योंकि जब मैं पेच इसमें जो कूलर देख रहे हो आप, इसमें जब पेच टाइट कर रहा था मैं, तो वो पेच और वो जो नीचे वाली प्लेट है उसमें गैप था, तो जिस वजह से ये टाइट नहीं हो रहा था। थोड़ा सा दबाया तब भी टाइट नहीं हो रहा था ये। बाद में मुझे पता लगा ये नीचे की जो प्लेट है नीचे को बैठ जाती है, तो इसको पीछे से ना आपको या तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा, अगर आप अकेले कर रहे हो तो स्टॉक कूलर को भी, सॉरी ये एयर कूलर भी पकड़ोगे और पीछे से भी पकड़ोगे तो दिक्कत होगी आपको, पेचकस से टाइट भी करना है। तो पीछे से मैंने एक थोड़ा सा कपड़ा रख दिया था मुलायम, ताकि जो उसमें प्रेशर भी ना पड़े मदरबोर्ड पे और थोड़ा सा प्लेट ऊपर को हो जाए। तो पीछे आप कोई कपड़ा रख सकते हो, उससे प्लेट थोड़ी सी ऊपर रहेगी और आराम से पेच दो तीन चूड़ी टाइट होगी तो अपने आप टाइट हो जाएगा वो। ये पेच आप देख रहे होगे इसमें। और ये जो एयर कूलर है इसको आप देख सकते हो, इसमें निकल की जो है पाइप लगी हुई, निकल कोटिंग वाली पाइप है, प्योर कॉपर की अच्छी क्वालिटी की है, और फिन्स जो है एलुमिनियम के हैं। तो ये कूलर मास्टर के जो प्रोडक्ट हैं बहुत रिलायबल होते हैं, 2 साल की इसकी वारंटी है। और जो मैंने पहले भी लिया था H212 हाइपर H212, वो लगभग 15 साल से पूरी वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, आज भी यूज़ होता है वो, बहुत रिलायबल है और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत दुनिया इसको यूज़ करती है। ये जो आप पेस्ट देख रहे हो ये क्राइडो फ्यूज़ 5 है, जो मैंने परचेज़ करी थी। जो साथ में एक मिलती है वो पर्पल कलर की होती है, सेम है, वो भी क्राइडो फ्यूज़ है। उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, 1 से 3 डिग्री का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो साथ में फ्री मिलती है और वो भी लगभग 3 ग्राम के आसपास की ट्यूब होती है, तो 500 की तो ट्यूब फ्री मिल जाती है हमारे वेस में। वो मैंने अभी रख ली है क्योंकि ये मैंने खोल दी थी, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और वो फिर बाद के लिए मैंने रख दी है सेव करके। आप जो है पी साइज़ छोटा सा एक मटर जितना साइज़ का भी रख सकते हो और एक्स भी रख सकते हो आप। जैसे अगर बड़ा स्टॉक कूलर तो एक्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने पहले पी वाला भी बनाया था, गोल मटर वाला, वो भी ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे। अब मैंने इसको जो है टाइट कर दिया है, क्योंकि एक बार मेरे को दोबारा पेस्ट लगानी पड़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्लेट नीचे गिर जाती है तो वो टाइट नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से जो है इसमें पेस्ट लगाई है। इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है आपको, ये पंखा आप देख रहे हो, इसमें ये ब्रैकेट है, जो ये स्टील का ब्रैकेट जो है मैं खोल के ना ये तारे इसके आर पार करूँगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आप कूलर देख रहे हो एयर कूलर, उसमें अब ये देखो मैं इसमें ना इसको आर पार कर रहा हूँ तारों को। इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने कर दिया आर पार, ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये नीचे की साइड जाएगा ये हिस्सा, और ये तारें लटकेंगी तो जो एयर कूलर है उसकी बॉडी 80 डिग्री के आसपास जब गर्म होएगी तो ये प्लास्टिक उसके साथ चिपके ना, उसके सेफ्टी के लिए कि भाई वो किसी तरीके से वायर को कोई डैमेज ना हो, वायर जले ना, पेच टाइट होगा। ये जो नीचे पेच आप देख रहे हो ये लगभग 70-80 डिग्री के करीब गर्म रहेगा, कई घंटे गर्म रहेगा, तो ये चिपक सकता है इस तार से।
और ये लटकती रहती है तार। तो मैंने इसको जो है ब्रैकेट के ऊपर से निकाल दिए। ये थोड़ा कंपनी को इस तरीके से बनाना चाहिए, तो ये साइड से निकाले या कोई ब्रैकेट देना चाहिए, तो बट मैंने यही ब्रैकेट खोल के इसके ऊपर से निकाल दिया इसे। अब दूसरी एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आप इसमें नोटिस करना कि अभी मैं तार लगाता हूँ इसमें। अभी तार इसमें जो है दोनों फ़ैन में तार मिलती है, जो स्प्लिटर वायर होती है। एक साइड से जो है सीपीयू फ़ैन में जाती है और दो डायरेक्ट पंखों के अंदर जाएगी। इसमें आप नोटिस करना ये जो तार आती है, ये जो तार है ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। ये तार देख रहे होंगे आप, इसमें ये तो सीधा जाएगा सीपीयू फ़ैन में और ये दोनों फ़ैन में जाएंगे डायरेक्ट। ये एक लाल है और एक ब्लैक है। ये क्यों है लाल और ब्लैक है मैं बता देता हूँ। लाल जो है ये मास्टर कनेक्टर है और जो ब्लैक वाली है वो नॉर्मल कनेक्टर है। लाल के अंदर 4 वायर है और ब्लैक में 3 वायर है। लाल वाली जो है वो आगे वाले फ़ैन में लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो है मदरबोर्ड को टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन देती है कि कितने आरपीएम पे पंखा चलना चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो है दोनों पंखों की स्पीड एडजस्ट होती है। जिस हिसाब से ये एयर कूलर गर्म होगा, प्रोसेसर गर्म होगा, उस हिसाब से आगे वाला पंखा जो है ये टेम्परेचर भेजेगा मदरबोर्ड को। और सामने से जो आप पंखे देख रहे हैं 3 जो कैबिनेट के हैं, वो पहले हवा भेजेंगे अंदर, फिर ये टेम्परेचर के बेसिस पे जो पंखा है वो इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड को भेजेगा कि कितनी आरपीएम की ज़रूरत है। उस हिसाब से फिर पहले वाला टावर ठंडा होगा, फिर दूसरा वाला जो टावर है उसके आगे भी पंखा सेम आरपीएम पे चलेगा, तो पीछे वाला फिर एयर बाहर कर देगा। तो इसलिए ये मास्टर वाला जो आगे लगना चाहिए। अगर बीच में लगा दिया मास्टर वाला तो इसको सामने से जो हवा आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो बीच वाला जो है वो या तो आधा ज़्यादा आरपीएम पे चलेगा या फिर वो कम ज़्यादा होता रहेगा। दोनों इन्होंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो मदरबोर्ड को गलत सिग्नल देंगे, कन्फ्यूज़ कर देंगे। इस वजह से एक ही पंखा जो है वो सिग्नल देता है मदरबोर्ड को, और जो दूसरा पंखा है वो पहले वाले पंखे के आरपीएम पे ही चलेगा। इसको मैं एक तरीके से अब लॉक कर देता हूँ। ये ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करके और ऊपर जो एलुमिनियम की फिन है उसके ऊपर चढ़ जाता है ये मैं चेक कर रहा हूँ कि जो नीचे रैम लगी है उसके साथ टच तो नहीं हो रहा है। इसको हल्का सा मैं ऊपर कर दूँगा। वैसे ये रैम मैंने जब ली थी तो मैंने ये भी चीज़ सोच के ली थी कि इसका जो क्लियरेंस है ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी हाइट बहुत कम है, लो प्रोफाइल रैम है इसकी। जो कॉर्सैर की वेंगियंस आती है इसकी हाइट बहुत कम होती है, ताकि बाद में एयर कूलर वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो। इसकी जो टोटल एयर कूलर की जो हाइट है 154.5 समथिंग है, और कैबिनेट की 160 है, तो लगभग ये ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट के अंदर आराम से फिट हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू आएगा नहीं। तो वो आप देख के चलना, कभी एयर कूलर लेते हो तो 160 से नीचे ही रहे, तो 155 है तो ये सेफ जोन में है, तो आराम से लगाया जा सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कनेक्टर में दिखाता हूँ आपको। ये जो सीपीयू फ़ैन का आप कनेक्टर देख रहे हो ये बिल्कुल प्रोसेसर के पास होता है, जहाँ पे आपका सीपीयू फ़ैन लगा होता है। यहीं पर आपको जो है तार लगानी है फ़ैन वाली। ये सीपीयू फ़ैन 1 लिखा है, इसी पे हम कनेक्ट कर देंगे। फ़ैन की जो वायर हमारे को मिली है 2 पंखों पे लग चुकी है, ब्लैक और रेड, और एक जो जॉइंटर है इसमें से 2 तारें निकल रही हैं, वो यहाँ सीपीयू 1 में लग जाएगी। इसको मैं जो है टाई कर देता हूँ। ये टाई लेकिन नहीं पॉसिबल, ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पीछे पंखे लगे हैं, तो मैं इसको किसी और जगह पर टाई करूँगा। यहाँ पंखे हैं तो इससे दूरी रखूँगा इसको। यहाँ पर भी ये पूरा लगेगा, सामने सामने दिखेगा। मैं इसको
पीछे की साइड से टाई कर दूँगा जहाँ बाकी की तारें हैं सारी। तो पीछे गैप है, इसमें जगह दे रखी है, तो मैं वायर्स को पीछे ले जाता हूँ। अभी जो जे रेनबो करके आता है MSI के अंदर, जो RGB लाइट होती है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दो है। एक आगे है जे रेनबो 1, एक दूसरा है जे रेनबो 2। जे रेनबो 1 थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा उस पर। और जे रेनबो 2 जो है वो जहाँ MSI लिखा है उसी साइड पे, बिल्कुल कॉर्नर पे है, नीचे की साइड। मैं इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये तार मेरे को टाई नहीं करनी पड़ेगी कहीं पर भी। और जो दूसरी मदरबोर्ड की वायर है उसके पीछे से ये पतली वायर है, मैं ले जा के और इसको जे रेनबो 2 में सीधा लगा दूँगा। तो मैं ये जो है जे रेनबो 2 में लगा रहा हूँ इसको। ये जे रेनबो में लग गई है। अब ये जो पंखे वाली वायर्स है, इसको मैंने पीछे बैक पैनल की तरफ ले जा करके और इसको ये टाई बैंड जो है इससे बांध दिया है, जो साथ में तार के मिलता है। इसमें तार लगी हुई थी तो वही मैंने खोला था, वही मेरा यूज़ हो गया इसमें। और बहुत अच्छे से टाई हो जाता है, क्योंकि जैसे चार्जर वगैरह में मिलता है हमारे को, उसी तरीके का टाई होता है ये। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको दबा के देख लिया। ये बॉडी से दूर है, कोई ऐसी बात नहीं है, बॉडी से फर्स्ट क्लास दूर है ये। और बीच में आ गया ये कपलर जो है, और नीट एंड क्लीन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरीके से टाई आप कर सकते हो अंदर, ताकि फ़ैन जो है उनको कोई तरीके की दिक्कत ना आए, ना तो वायर टच हो और ना उसको हवा में कोई दिक्कत आए। तो ये फिक्स मैंने कर दिया है पूरा, आप देख पा रहे होंगे, नीट एंड क्लीन लग रहा है, कहीं पर कोई फालतू तार नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें ओके लग रही है। अब हम इसको जो है चला के देखते हैं। तो ये जो है अब चालू हो चुका है और इसमें जो है रेनबो वाली लाइट्स आ रही है। 120 mm के फ़ैन है इसमें दोनों। और आप इसका जो है टावर का साइज़ भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, तो एफिशिएंट कूलिंग ये करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कूलर है और इसकी फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा है। 95 तक चला जाता था पहले, और अभी ये जो है 70s की लाइन में ही लग रहा है। तो ये कूलर जो है बढ़िया है और टेम्परेचर को भी इसने अच्छे से कंट्रोल कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसे अपने पीसी के लिए ख़रीद सकते हैं। इसका जो है मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और